नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनमें है हबीब तनवीर द्वारा लिखी गई कारतूस एकांकी, जिनका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम लेखक हबीब तनवीर जी के बारे में थोड़ा परिचय देखेंगे और उनके बाद उनके द्वारा लिखी गई इस कारतूस एकांकी का अभ्यास करेंगे। तो आप यहाँ उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो जानते हैं लेखक का थोड़ा परिचय। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। तो नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का उन्होंने अध्ययन किया और दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की उन्होंने स्थापना की। तो वे एक नाटककार, कवि, पत्रकार और निर्देशक तथा अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोक नाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा है। तो इस तरह हम उन्हें नाट्यकार के रूप में पहचान सकते हैं। तो उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे स्कॉलरशिप और पद्मश्री जैसे कई सम्मानों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो अब बात करते हैं उनके साहित्य सर्जन की, जिनमें आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक है तथा वसंत ऋतु का सपना, साजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गादी और मुद्रा राक्षस उनके अनुदित नाटक है, यानी अनुवाद किए हुए नाटक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वे हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ नाटककार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने उनका परिचय देखा। अब बात करते हैं उनके प्रस्तुत गद्य के शीर्षक की, जिनका नाम है कारतूस, जो एक एकांकी है, यानी इस गद्य का साहित्य प्रकार है एकांकी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस एकांकी की समझूती से पहले हम जानते हैं कि एकांकी किसे कहते हैं, यानी एकांकी का क्या अर्थ है। एकांकी गद्य साहित्य की एक विद्या है, जिनमें हम बात करें तो एकांकी यानी एक अंक का जो नाटक होता है उन्हें हम एकांकी के रूप में जानते हैं। आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन का पूरा चित्रण नहीं होता है, लेकिन किसी एक खंड का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी में कथा वस्तु के माध्यम से एकांकी का उद्देश्य प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो एकांकी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। एकांकी के कई प्रकार हैं, परंतु हबीब तनवीर की कारतूस एकांकी एक ऐतिहासिक एकांकी है, जिनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम जानते हैं लेखक के द्वारा लिखी गई इस कारतूस एकांकी के बारे में। इस एकांकी में इतिहास के कई सारे संदर्भ जुड़े हुए हैं, जिनमें हम बात करें तो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर गए हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का वेश धारण करके आए थे। किसी को शक न हो इसीलिए वे शुरू में व्यापार ही कर रहे थे, परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का ही नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था। इनके इरादों का जैसे ही देशवासियों को अंदाजा हुआ, तो उन्होंने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास आरंभ कर दिए। प्रस्तुत पाठ में अपनी जान पर खेलने वाले शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जो भी अंग्रेजों का बहुत ही खिलाफ था, यानी उनका विरोधी था, जिनका एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला जाए, और वह है वजीर अली। यानी इस पाठ में हम बात करें तो इतिहास के एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति वजीर अली के जीवन के एक प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वजीर अली सचमुच एक जांबाज सिपाही था। वह एक बहुत ही हिम्मती और साहसी व्यक्ति था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। जब अवध की नवाबी ले ली गई,
तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इस समय वजीर अली के साथ मुट्ठी भर लोग ही थे, फिर भी वह अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहा था। किस तरह से वे दुश्मनों के मुख से अपनी तारीफ करवा लेता था, उनका एक प्रसंग यहाँ पर इस एकांकी में दिया गया है, और जिनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि किसी भी तरह से अंग्रेजों को इस देश से निकाला जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत एकांकी में ऐसे ही जान की बाजी लगाने वाले ऐसे जांबाज सिपाही वजीर अली का वर्णन किया गया है। यानी हमारे इतिहास के एक ऐसे दिलेर पात्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो एक ऐसा पात्र है, वह अपने कारनामों से अपने दुश्मनों के मुख भी आश्चर्य से चकित करवा देता था। तो इस एकांकी के द्वारा अब हम वजीर अली के कारनामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, या तो उस व्यक्ति का परिचय देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना था। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी, यानी अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। वह इतना निडर और इतना दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रौब जमाता है कि खुद कर्नल भी हक्का बक्का रह जाता है, यानी आश्चर्यचकित रह जाता है। यहाँ पर हम देखें तो एकांकी की शुरुआत में कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं, जिनके बीच 5 मिनट के समय में ही बातें चल रही है और जिनमें वजीर अली का परिचय प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, एकांकी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस एकांकी में कितने पात्र हैं और वे लोग किस तरह से वजीर अली के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि यानी समय है 5 मिनट का, और जमाना कौन सा है? सन 1799 की बात है, और समय कौन सा है? रात्रि का। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। खेमा यानी एक तरह का अस्थायी पड़ाव, यानी कि एक तरह का तंबू, और उनके अंदर के हिस्से की बातचीत यहाँ पर दिखाई देती है। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें वजीर अली का परिचय हमें प्राप्त होता है। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं और कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। यहाँ पर कौन से स्थान पर बात की गई है? तो गोरखपुर के जंगल में एक खेमा डाला गया है और उनके अंदर के हिस्से का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 5 मिनट के समय में कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट के बीच में बातचीत हो रही है, और अन्य 2 पात्र हैं सिपाही और सवार। 2 अंग्रेज बैठे क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, और कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट है जिनके बीच बातचीत हो रही है। तो एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर बैठा हुआ है। रात का समय है, इसलिए चारों ओर चांदनी का प्रकाश छाया हुआ है और अंदर खेमे में एक लैंप जल रहा है। शुरुआत में कर्नल और लेफ्टिनेंट वजीर अली के कारनामों की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कर्नल कहते हैं कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। यानी आगे उनकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि हफ्ते हो गए यहाँ पर खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता है। यहाँ पर दोनों कर्नल कालिंज को खोजने के लिए गोरखपुर के जंगल में खेमा डाले हुए बैठे हुए हैं। खेमा यानी अस्थाई पड़ाव, एक तरह का तंबू, जिसमें कर्नल शुरुआत में बात करता है कि जंगल की जिंदगी तो बड़ी ही खतरनाक होती है। जंगल में रहना, अपने परिवार से दूर, अपने मित्रों से दूर, इस तरह जंगल में अकेले रहना वे खतरों से खाली नहीं है। भयानक शिकारियों का भी यहाँ पर डर लगा रहता है, परंतु यह वजीर अली है कि यहाँ पर किसी के हाथ में ही नहीं लग रहा है। खतरनाक यानी जिससे खतरा हो,
और जंगल यानी वह क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ डराने वाले ऐसे शिकारी प्राणियों का भी भय लगा रहता है। तो कर्नल कहता है कि ऐसे जंगल में रहना खतरों से खाली नहीं है। तो उनकी बात सुनते हुए लेफ्टिनेंट बात करता है कि हफ्तों हो गए हैं यहाँ पर खेमा डाले हुए, परंतु अब तो सिपाही भी तंग आ गए हैं, वे भी परेशान हो चुके हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, किसी के हाथ ही नहीं लग रहा है। वे दोनों उस गोरखपुर के जंगल में खेमा डाले हुए वजीर अली की खोज में यहाँ पर आए हुए हैं, परंतु कई समय बीत चुका है, परंतु उनके हाथ वजीर अली अभी भी नहीं लगा है। वजीर अली बहुत ही चतुर और साहसी व्यक्ति है। वे किसी भी तरह से इन लोगों के हाथ नहीं लग रहा है और ये लोग उनकी खोज में यहाँ खेमा डाले हुए कई दिनों से रह रहे हैं और इसीलिए वे भी, जब वजीर अली उनके हाथ नहीं लग रहा है तो वे उन लोगों से परेशान हो चुके हैं। सिपाही भी तंग आ गए हैं। आगे कर्नल कहता है कि उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड की कारनामे याद आ जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो कर्नल कहता है कि वजीर अली के अफसाने यानी उनके कारनामे सुनकर तो हमें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। आगे वे कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया है। यहाँ हम बात करें तो रॉबिन हुड वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। वे क्या करता था, अंग्रेजों को लूट लेता था, अमीर लोगों को लूट लेता था और गरीबों में उनको बांट देता था। वे भी एक ऐसा ही जांबाज सिपाही था जो अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। तो यहाँ पर हम बात करें तो वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को ऐसे ही रॉबिन हुड की याद आ जाती है और वे आगे कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके हृदय में भी बहुत ही नफरत थी, जैसी वजीर अली के दिल में है। अंग्रेजी असर से हम बात करें तो आगे वे कहता है कि कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। वजीर अली अवध का नवाब था। जब उन्हें अवध का नवाब बनाया गया था तब वे 5 महीने ही उस राजगादी पर था, परंतु उन्होंने उस 5 महीने में अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। वे आगे कहते हैं कि मगर इस 5 महीने में अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक यानी मुक्त कर देने में वे तकरीबन यानी लगभग कामयाब यानी सफल हो गया था। कर्नल कहता है कि वजीर अली रॉबिन हुड की तरह ही था। वे अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। उनके मन में, उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति बिल्कुल घृणा या तो नफरत थी। जब वे अवध के राजगादी पर था तब 5 महीने के इस राजगादी के समय में उन्होंने अंग्रेजों पर क्या किया था, अत्याचार किया था। अंग्रेजों को उन्होंने परेशान कर रखा था और वे कहते हैं कि इन 5 महीने में उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से दूर करने में सफलता ही प्राप्त कर ली थी। तो आगे वे कहते हैं कि उनकी बात सुनते हुए लेफ्टिनेंट बोलता है कि कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली कौन है। तो यहाँ पर कर्नल सआदत अली के बारे में उन्हें परिचय देता है कि आसिफ उडौला का वह भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन है। वजीर अली जो है वह आसिफ उडौला का बेटा है और जो सआदत अली है वह आसिफ उडौला का भाई है। सआदत अली है वह आसिफ उडौला और वजीर अली का दुश्मन है। असल में नवाब आसिफ उडौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली अपनी मौत का ख्याल करता है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में आसिफ उडौला के यहाँ किसी पुत्र की पैदाइश की कोई संभावना नहीं थी, परंतु जब वजीर अली का जन्म होता है तो सआदत अली उनसे नाराज हो जाता है और वजीर अली के जन्म को अपनी मौत का ख्याल मानता है, क्योंकि वे अवध पर नवाबी करना चाहता था, परंतु वे जानता था कि आसिफ उडौला के बाद उन्हें ही
राजगादी मिलेगी। परंतु जैसे ही वजीर अली का जन्म होता है वे उनसे नाराज हो जाता है और अपनी मौत का ख्याल करता है। वे मानता है कि अब तो राजगादी मेरे हाथ से चली गई। इस तरह वे अपने भाई आसिफ उडौला और उनके पुत्र वजीर अली का विरोधी यानी दुश्मन बन जाता है। आगे लेफ्टिनेंट कहते हैं कि मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी। यहाँ पर हम बात करें, मसलहत का अर्थ है गुप्त सलाह। तख्त यानी सिंहासन या तो राजगादी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि सआदत अली को अवध की राजगादी पर बिठाने में क्या गुप्त सलाह थी। तो कर्नल उनका उत्तर देते हुए कहता है कि सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐशपन आदमी है, यानी वे बहुत ही भोग विलास में खोया रहता है, इसलिए हमें अपनी आधी मुम मिल्कत यानी जायदाद दे दी है और 2 लाख रुपए नगद यानी कि 10 लाख रुपए नगद दिए हैं और अपनी आधी राजगादी हमें दे दी है। अब वो भी मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। जब लेफ्टिनेंट ने पूछा कि सआदत अली को अवध के राजगादी पर बिठाने में क्या गुप्त सलाह थी, तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि सआदत अली हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वह बहुत ही भोग विलास में खोने वाला ऐशो आराम का व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने अपनी आधी जायदाद हमें दे दी है और 10 लाख रुपए नगद यानी रोकड़ दिए हैं। अब वे खुद भी मजे करता है और उनके इस सहायता से हम भी मजे कर रहे हैं। तो उनकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जामा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी और फिर वजीर अली ने भी दी थी। उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी उसे दिल्ली बुलाया। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कहता है कि मैंने कहीं से सुना है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जामा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दे रहा है। तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले तो असल में किसने दी थी? टीपू सुल्तान ने दी थी। उनके बाद फिर वजीर अली ने दी, उन्हें दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी उसे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए दावत दी थी। तो उनकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि यह शमसुद्दौला कौन है? तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल बताता है कि वह नवाब बंगाल का निस्बती यानी रिश्तेदार भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। यहाँ पर हम बात करें तो खतरनाक किसे कहते हैं? जिससे कोई ना कोई खतरा रहता हो। तो आगे वे कहते हैं कि कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि शमसुद्दौला है वह नवाब बंगाल का रिश्तेदारी भाई है और सुना है कि वह बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो उनका उत्तर देते हुए आगे लेफ्टिनेंट पूछता है कि इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक बड़ी लहर दौड़ गई थी, यानी हमारी जो अंग्रेज की कंपनी है उनके खिलाफ तो सारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही खतरनाक लहर उत्पन्न हो गई थी। तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि जी हाँ, अगर ये कामयाब हो भी गई तो बक्सर और प्लासी के युद्ध तो ऐसे ही धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों से भूतकाल में हासिल कर चुकी थी वह लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब कुछ खो बैठेंगी। इस तरह दोनों व्यक्ति यानी कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट यहाँ पर वजीर अली के कारनामों की बात कर रहे हैं और वे कहते हैं कि यदि उनके पराक्रम ऐसे ही रहे, यदि उन्होंने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत दे ही दिया तो समझ लो कि प्लासी और बक्सर के युद्ध तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, उनका कोई यहाँ पर बात ही नहीं रहेंगी और कंपनी ने जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के समय में हासिल किया था वह सब कुछ लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों में चला जाएगा। और आगे वे बात करते हैं कि वजीर अली की आज़ादी बहुत ही खतरनाक है। कर्नल का उत्तर सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आज़ादी तो बहुत ही खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए।
लेफ्टिनेंट यहाँ कर्नल को कहता है कि इन सभी बातों को सुनकर, उनकी अफसाने सुनकर मुझे तो लगता है कि उनकी आज़ादी बहुत ही खतरनाक है। अब हमें किसी न किसी तरह से उन्हें गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि पूरी एक फौज लिए उसका मैं पीछा कर रहा हूँ, यानी कई सिपाहियों का साथ लेकर मैं उनकी खोज कर रहा हूँ, परंतु बरसों से वे हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। आंखों में धूल झोंकना यानी हमें धोखा दे रहा है। धोखा देना यह एक मुहावरा है। कर्नल कहता है कि मैं कई सिपाहियों के साथ इस जंगल में उन्हें ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु वे अपने इसी कारनामों के द्वारा हमारी आंखों में धूल झोंकता रहता है, हमें धोखा देता रहता है। और इन्हीं जंगलों में वह फिर रहा है और हाथ भी नहीं आ रहा है, यानी हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। उसके साथ चंद जांबाज है। चंद यानी थोड़े, जांबाज यानी शब्द समूह के लिए भी एक शब्द है, जिनका अर्थ होता है जान की बाजी लगाने वाले। देश के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर देने वाले लोगों को जांबाज कहा जाता है। तो वजीर अली भी एक ऐसा ही जांबाज व्यक्ति है जो अपने कुछ सिपाहियों के साथ इसी गोरखपुर के जंगल में फिर रहा है, परंतु हमारे हाथ ही नहीं लग रहा है। मुट्ठी भर आदमी है उनके पास, यानी बहुत ही थोड़े आदमी है, मगर वे दमखम है। दमखम यानी शक्तिशाली है, दृढ़ता है। वजीर अली एक ऐसा जांबाज सिपाही है जिनके पास कुछ ही सिपाही है, फिर भी वह इतना शक्तिशाली है कि बार बार हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, यानी हमें धोखा दे रहा है। मैं अपने सिपाहियों के साथ इस गोरखपुर में जंगल में कई दिनों से उनको ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु बार बार वे हमारी हाथों से निकल जा रहा है। तो उनकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत ही बहादुर आदमी है। तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि यदि वह बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। यहाँ पर जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि मैंने कहीं से सुना है कि वजीर अली जाति तौर पर भी बहुत ही बहादुर आदमी है, तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि यदि वे बहादुर ना होता तो वकील का कत्ल कैसे कर सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेज ऐसे वकील की हत्या किस तरह की थी। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि ये कत्ल का क्या किस्सा है कर्नल। जब लेफ्टिनेंट ने इस वकील के कत्ल के बारे में पूछा तो कर्नल उसे बताता है कि किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। जब वजीर अली अवध का नवाब यानी राजगादी पर था, तब हमने उसे उस पद से हटाने के बाद उसे क्या किया था, बनारस पहुंचा दिया था और 3 लाख सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। वजीफा यानी सहायता, मुकर्रर करना यानी मदद के लिए कुछ उन्हें पैसे देना, सालाना यानी साल भर के उनके गुजारे के लिए हमें उन लोगों को यानी वजीर अली को 3 लाख रुपया क्या किया था, सहायता की थी। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। तलब करना यानी वहाँ पर बुलाना। फिर जब वे बनारस में था तब हम कहे तो गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया इस बात की शिकायत करने के लिए, उनसे कुछ राय लेने के लिए। तो वजीर अली कंपनी के वकील के पास जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहा है, वहाँ क्यों उसे याद कर रहा है। तो वकील ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, उनकी शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनकी शिकायतों की परवाह नहीं की। तो फिर साथ में वजीर अली को भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ कुट कुट नफरत भरी हुई थी, तो उसने खंजर से वकील का नाम या तो काम तमाम कर दिया। यहाँ पर जब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि वकील की कत्ल का क्या किस्सा है, तो कर्नल उसे बताता है कि जब वजीर अली अवध की राजगादी पर 5 महीने में था, तब हमने उसे उसके पद से हटाकर बनारस भेज दिया था।
और उन्हें साल भर के खर्चे के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में याद किया, तो हमने उसे कलकत्ता भेजने का आयोजन किया। तब वे इस बात से वजीर अली बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने क्या किया, जो बनारस में उनका वकील रहता था उनके पास वे पहुंच गया और वकील को शिकायत की कि गवर्नर मुझे कलकत्ता में क्यों याद कर रहा है। तब वकील ने उनके बारे में कुछ जानकारी अधिक प्राप्त नहीं की और उनकी बातों को अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया। तब और साथ में वजीर अली को भला बुरा भी सुना दिया, तो उनसे वजीर अली बहुत ही क्रोधित हो गया और क्रोधावस्था में आकर ही उसने क्या किया, वकील की हत्या कर दी, उनकी मृत्यु कर दी। और इस तरह वे अपने अफसानों से कई अंग्रेज लोगों को परेशान करता रहता था। तब उनका उत्तर सुनकर लेफ्टिनेंट ने कहा कि और फिर वे भाग गया। तब कर्नल कहता है कि अपने जानिसारों के समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया है। हम एक मार्क्स के विकल्प में भी पूछा जाता है कि वकील की हत्या करने के बाद वह कहाँ भाग गया था, आजमगढ़ की तरफ भाग गया था। जब लेफ्टिनेंट ने कर्नल को पूछा कि फिर वे वकील की हत्या करने के बाद क्या भाग गया, तो कर्नल कहता है कि अपने जानिसार यानी जान की बाजी देने वाले ऐसे सिपाहियों के साथ समेत यानी साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया है। आजमगढ़ में हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया है। यहाँ पर हम बात करें तो वे कहता है कि घाघरा यहाँ पर एक नदी का नाम है, हिफाजत यानी रक्षा और हुक्मरानी यानी शासकों। तो कर्नल कहता है कि वजीर अली वकील की हत्या करने के बाद अपने कुछ सिपाहियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ में शासकों ने उन लोगों की रक्षा की और घाघरा नदी तक उन लोगों को पहुंचा दिया। अब ये कारवा यानी समूह इस गोरखपुर के जंगल में कई साल से भटक रहे हैं और हमारे हाथ नहीं लग रहे हैं। तो उनकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यानी योजना। आखिर वजीर अली चाहता क्या है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या योजनाएं हैं? तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि स्कीम ये है कि किसी तरह वे नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए और सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है कि वजीर अली की स्कीम यह है कि वे किसी भी तरह से नेपाल पहुंचना चाहता है। अफगानिस्तान के लोगों को वे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुला रहा है, उनके हमले का इंतजार कर रहा है, अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और सआदत अली को उसके पद से हटाकर वे अवध का नवाब बनना चाहता है और हिंदुस्तान से किसी भी तरह से अंग्रेजों को दूर करना चाहता है। इस तरह उनकी योजना है। तो उनकी बात सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, अब तक तो पहुंच भी गया होगा। तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां की सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से उसी तरफ दाखिल होता है। कर्नल लेफ्टिनेंट की बात का उत्तर देते हुए कहता है कि हमारी कई फौजें और नवाब सआदत अली खां की सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए उन्हें चारों ओर ढूंढ रहे हैं, परंतु हमें अच्छी तरह पता है कि वे इन्हीं जंगलों में अपने सिपाहियों के साथ कहीं न कहीं रह रहा है और वे इतना बहादुर है कि हमारे आंखों में धूल झोंक रहा है, यानी हमें धोखा दे रहा है। उसी वक्त जब कर्नल लेफ्टिनेंट को उनका उत्तर दे रहा है, उसी वक्त कोई एक सिपाही उसके तंबू में तेजी से आ रहा है और आकर कर्नल से कुछ कहता है। कर्नल उठकर कहता है, क्या बात है? तो लेफ्टिनेंट कहता है, दूर से गर्द उठती हुई दिखाई दे रही है। गर्द यानी धूल। दोनों बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त एक सिपाही तेजी से उस तंबू में आता है और कुछ बात कहता है।
कर्नल कहता है, क्या बात है? तो उनका उत्तर देते हुए लेफ्टिनेंट कहता है कि दूर से कहीं धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। जो सिपाही तेजी से अंदर आया था कुछ कहने के लिए, तो कर्नल ने उसे कहा कि जाओ, सिपाहियों को कहो कि वे हमेशा तैयार रहे, उसी तरह आज भी तैयार रहे। सिपाही उनकी बात सुनकर चला जाता है। आगे लेफ्टिनेंट कहता है कि जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, यानी खोया हुआ था। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देख रहा था जब कर्नल सिपाही से कुछ बात कर रहा था। तो आकर यहाँ पर बात करता है कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो कोई एक ही सवार नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखकर देखता है कि वह सवार कौन है। तो कर्नल से कहता है कि धूल तो इस तरह की उड़ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई समूह में आ रहा है, परंतु नजर तो एक ही आदमी आ रहा है, एक ही सवार दिख रहा है। उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, यानी तेजी से घोड़ा दौड़ाए आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है, और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि कर्नल, यह तो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। उनका उत्तर सुनकर कर्नल सिपाहियों को बुलाता है। कर्नल एक सिपाही से कहता है कि सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि यह सवार किस तरफ जा रहा है। सिपाही उनकी बात सुनकर चला जाता है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सुबह यानी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, तेजी से इसी तरफ ही आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत ही करीब आकर रुक जाती है। टाप यानी घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, और वह घोड़ा यानी सवार जिस घोड़े पर सवार होकर आया था वे उसी तरफ आकर खड़ा हो जाता है। सवार बाहर से कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। तब कर्नल चिल्लाकर कहता है, बहुत खूब। तो सवार ने कहा बाहर से ही कि सी ठीक है। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच क्या बात हो रही है। सिपाही कहता है अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। तब कर्नल ने कहा कि ठीक है, उन्हें भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तब कर्नल उन्हें कहता है कि खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई, यानी एकांत, मुझे यहाँ पर एकांत में बात करनी है। कर्नल कहता है, साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दीजिए। यानी राजे दिल का अर्थ होता है कि अपने दिल का जो रहस्य है, अपने दिल की जो बात है वह हमें बता दीजिए, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है। तब उनकी बात सुनकर सवार कहता है कि दीवार हमकोश दारत तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मुझे एकांत में ही बात करनी है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही की ओर इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार उस खेमे यानी तंबू में तन्हा यानी अकेला रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है कि आगे उन्होंने कहा, आपने इस मुकाम पर क्यों इस तरह खेमा डाला है? सवार तुरंत ही एकांत का माहौल देखकर कर्नल से पूछ बैठता है कि आप लोगों ने इस जगह पर, इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, इस स्थान पर क्यों पड़ाव रखा है? तो उनका उत्तर देते हुए कर्नल कहता है कि कंपनी का हमें हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर खेमा डाला है। तो उनका उत्तर देते हुए सवार कहता है कि लेकिन इतना लाव लश्कर किस मायने में? लाव लश्कर यानी सामान, असबाब, जो वजीर अली को पकड़ने के लिए वे लोग अपने साथ लाए थे। इसलिए सवार ने कहा कि वजीर अली को पकड़ना है, इसमें इतना लाव लश्कर किस लिए है? तो कर्नल कहता है कि
गिरफ्तारी में मदद के लिए। तो उनका उत्तर सुनकर सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत ही मुश्किल है साहब। तो कर्नल पूछ बैठता है, क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सवार ने कहा कि वो एक जांबाज सिपाही है। जांबाज यानी देश के लिए अपनी जान को भी न्योछावर करने वाला है, ऐसा वीर जांबाज सिपाही है। तो उनका उत्तर सुनकर कर्नल कहता है कि मैंने भी यह सुन रखा है, परंतु आप क्या चाहते हैं? आपकी यहाँ आने की क्या वजह है? तो सवार कहता है कि चंद कारतूस, चंद यानी थोड़ी, कारतूस यानी बंदूकें, मैं आपसे थोड़ी बंदूकें प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उनका उत्तर सुनकर कर्नल कहता है कि किस लिए, आपको कारतूसें किस लिए चाहिए? तो उनका उत्तर कहकर सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल उनकी बात सुनकर उनकी बातों में आ जाता है, पिघल जाता है और वे कहता है कि ये लो 10 कारतूसें। कर्नल ने सवार को कितनी कारतूसें दी? 10 कारतूसें दी और कहा कि लो ये 10 कारतूसें। तो सवार उनसे कारतूसें ले लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि शुक्रिया यानी धन्यवाद। परंतु वे तुरंत ही वहां से वापस लौटने के लिए आगे निकलता है। तो उनको रोकते हुए कर्नल पूछता है कि आपका नाम क्या है? तब सवार कहता है कि वजीर अली। वजीर अली खुद यहाँ पर क्या कर रहा था? कर्नल के पास 10 कारतूस लेने के लिए आया हुआ था। कर्नल ने कभी उसे ठीक तरह से देखा नहीं था, इसलिए वे उन्हें पहचान नहीं पाता है और उनकी बातों में आकर वजीर अली को क्या करता है? सवार समझकर ही उन्हें 10 कारतूस दे देता है। जब जाते वक्त उसका पता पूछा, उनका नाम पूछा, तो सवार कहता है कि मैं हूँ वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी आपकी जान को बचा देता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है और टापों का शोर सुनाई देता है। वजीर अली सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं वजीर अली हूँ और आपने मुझे कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं आपकी जान को बख्शी करता हूँ, भेंट देता हूँ, आपका मृत्यु नहीं कर रहा हूँ। और वे तुरंत इतना कहकर बाहर उस खेमे से बाहर चला जाता है और घोड़े को दौड़ाए हुए आगे निकल जाता है। कर्नल एक सन्नाटे में छा जाता है, क्योंकि जिस वजीर अली के बारे में वे थोड़ी देर के पहले ही लेफ्टिनेंट को कह रहा था, यानी वजीर अली का परिचय उसे बता रहा था, वही वजीर अली कुछ क्षण में आकर उसे फिर से धोखा दे गया है, उसे चकमा दे गया है। इसलिए उनके इस नाम सुनकर वे तुरंत ही सन्नाटे में छा जाता है, यानी खामोश हो जाता है। हका बका खड़ा लेफ्टी हका बका होकर खड़ा रह जाता है। हक्का बक्का यानी अवाक रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है कि तुरंत ही लेफ्टिनेंट वहां पर आकर उनसे कुछ पूछता है। कौन था? लेफ्टिनेंट ने कर्नल से आकर पूछा कि इतनी देर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? वे कारतूस लिए जा रहा है, यह आदमी कौन था? तब कर्नल उन्हें कहता है दबी आवाज में, यानी दबी जबान से अपने आप से कहता है कि वे एक जांबाज सिपाही था। वे यहाँ लेफ्टिनेंट को नहीं बता रहा है, परंतु खामोश होकर वे अपने आप से ही बात कर रहा है कि वह आदमी कौन था? वजीर अली था, जिनको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ खेमा डालकर उनका इंतजार कर रहा हूँ, उनको ढूंढ रहा हूँ। वही व्यक्ति मुझसे आकर मेरे लिए ही या तो हम लोगों को परेशान करने के लिए हमसे ही ऐसे कारतूस लेकर चला गया, हमें धोखा दे गया। तो यहाँ पर हम बात करें तो वजीर अली ऐसा चतुर आदमी था कि अपने दुश्मन से भी उनके मुख से उनकी तारीफ करवा लेता है, यानी अपनी खुद की तारीफ करवा लेता है। कर्नल थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट से वजीर अली के कारनामे बता रहा था और वही वजीर अली कर्नल को धोखे से उनके पास कारतूस लेकर चला जाता है और उनका इस तरह का वर्तन देखकर कर्नल भी हक्का बक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पूरी एकांकी में कर्नल और लेफ्टिनेंट के संबंधों के द्वारा
जाना कि वजीर अली कैसा जांबाज सिपाही था। वे सचमुच एक जांबाज सिपाही था और बहुत ही हिम्मतदार और साहसी व्यक्ति था। किस तरह वे कर्नल को भी धोखे में रखकर उनसे कारतूस प्राप्त कर लेता है और उसी कर्नल के मुख से अपनी तारीफ भी करवा लेता है। तो इस तरह हम कहें तो वजीर अली हमारे इतिहास का एक ऐसा जांबाज सिपाही है जिन्होंने अपने देश से अंग्रेजों को दूर करने के लिए कई कारनामे किए थे। उनके अफसाने सुनकर या तो उनके अफसाने को देखकर हम कह सकते हैं कि वह एक सच्चा देशभक्त था और अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों की नाक पर क्या किया था, हल्ला मचा कर रख दिया था। अंग्रेजों की नाक पर दम रखा था। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी यह एकांकी समाप्त होती है जिसमें हमने इतिहास के एक दिलेर पात्र वजीर अली का परिचय देखा। इस पूरी एकांकी के माध्यम से आप इनके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।